हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें हम काफ़ी सारे पेपरों का अभी तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 29 अक्टूबर 2017 के जो दोपहर की शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं भाई किस तरीके के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है तथा भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिलता है। यदि बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो तो आपको ए बी अनुपात ए सी जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से कि भाई एक त्रिभुज आपको एबीसी दिया है, तो ये त्रिभुज बना लीजिए आप एबीसी। एक त्रिभुज बना लिया आपने, क्या, ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज हमने ए बी सी बनाया। इस त्रिभुज में ए डी जो है ए का आंतरिक समद्विभाजक है, ए डी यानी कि ए से डी बनाया ए डी। ये इसका आंतरिक कोण समद्विभाजक है, मतलब इसको दो बराबर पार्ट में बांटता है। इसके अलावा जो भुजा बी सी से बिंदु डी पर मिलता है, तो भुजा बी सी पर बिंदु डी पर मिला दिया इसको। यदि बी डी बराबर 5 यानी कि ये इतना पोर्शन आपको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, बी डी 5 दिया है और बी सी बराबर 7.5, ये पूरा बी सी कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 7.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तब ए बी अनुपात ए सी क्या होगा। तो आप पहले तो आप ये बताइए कि अगर बी सी आपके पास कितना है, तो बी सी आपके पास आप कहेंगे सर 7.5 है। बी डी कितना है, तो आप कहेंगे बी डी सर 5 है। तो अगर आपको डी सी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इस पूरे बी सी में से बी डी को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालना है डी सी। तो डी सी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बी सी माइनस बी डी। बी सी माइनस बी डी करेंगे, बी सी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 7.5। बी डी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 5, तो ये कितना आ गया 2.5। तो यहाँ से जो 2.5 सेंटीमीटर निकल कर आया वो आपका डी सी है। ये क्या है, डी सी है 2.5 सेंटीमीटर। अब ये क्यों निकाला, इसका रीज़न समझिए आप। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय होती है। क्या होती है, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, यानी कि अगर किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण को उसका एक समद्विभाजक रेखा क्या करती है, उसको दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि आंतरिक कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली अगर आपको एक रेखा दी है जो इसको क्या करे, कोण को समद्विभाजित करे, बराबर दो भागों में बांटे, तो यहाँ पर ये प्रमेय कहती है कि जो सम्मुख भुजा होती है जिस पर ये डी बिंदु मिला है, ये जो सम्मुख भुजा होती है इसमें इस जो भुजा का अनुपात होगा बी डी अनुपात डी सी, उसकी त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से आप समझिए, यहाँ पर बोलती है आंतरिक 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 कोण समद्विभाजक आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है, तो इसको आप समझ लीजिए। ये प्रमेय कहती है कि अगर आपके पास त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज क्या है, ए बी और सी है, इसमें कोण ए का जो आंतरिक कोण समद्विभाजक है इसको दो बराबर भागों में जो बांटता है और सामने वाली भुजा डी को मिलता है, तो जो भुजा बी सी दो अनुपात में बटेगी, यानी कि बी डी और डी सी का जो अनुपात होगा वो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी अनुपात ए सी या ए बी बटे ए सी क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी होगा, बी डी अपॉन डी सी होगा। फिर से समझ लीजिए बेटा, एक बार बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीज़, आपको कहीं डाउट ना रहे। आंतरिक कोण समद्विभाजक जो रेखा होती है वो सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में बांटती है वो अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शेष दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सम्मुख भुजा को के अनुपात के, यानी कि सम्मुख भुजा जिस अनुपात में बट रही है उसके बराबर होता है। तो इस प्रमेय के माध्यम से आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास बी डी है, आपके पास डी सी है, आपको निकालना क्या है, ए बी अनुपात ए सी। तो बी डी की वैल्यू और डी सी की वैल्यू इसमें रख दें, तो बिल्कुल आप कहेंगे सर ए बी अनुपात ए सी क्या निकल आएगा, तो बी डी की वैल्यू आपके पास है 5 और डी सी की वैल्यू है आपके पास 2.5। देखिए 2.5 से ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार, तो 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5, तो ये आपका 2/1 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी अनुपात ए सी
बराबर कितना है 2:1। तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 2:1 जो है हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ऑप्शन में दिया है आपको 2:1, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात। ये प्रमेय आपको याद रखनी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय है। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, किसी भी त्रिभुज के एक कोण की जो समद्विभाजक रेखा होती है ना, उसको सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में बांटती है वो अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय होती है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है। 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 256 है और दूसरा पॉइंट आपको दिया है कितना 16, तो इसको पहले आप 16 को में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपके पास कितनी है पावर 16, और यहाँ पर दिया है 16 की घात कितनी, तो आप कहेंगे सर 0.18, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब किस तरीके से ये सॉल्व होगा, अब आप देखिए। आप क्या करिए, इसमें 256 क्या होता है 16 का वर्ग, तो आप इसको लिख लीजिए 16 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी है, तो आप कहेंगे 0.16। ये क्या है 16 और इसकी होल पावर कितनी है 0.18, ठीक है। अब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन कब, पहले आप यहाँ पर लगाएंगे कि x की पावर m उसकी होल पावर n होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कहेंगे सर x की पावर m उसकी होल पावर यदि n है तो ये हो जाता है x की पावर m इंटू n में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि होल पावर्स के फॉर्म में जो पावर्स दी थी आपको, m की होल पावर n थी, उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 16। अब देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो का मल्टीप्लाई होगा तो 0.32, और इधर कितनी है 16 की पावर, तो आप कहेंगे सर 0.18, ठीक है। अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आप ये भी जानते हैं कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है, तो इक्वल टू में x की पावर m प्लस n हो जाएगा। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ 16 और ये देखिए 0.38 और 0.18 कितना हो जाएगा, 32 और 18 50 होता है, तो ये 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधी घात, ठीक है, आधी घात। तो ये 16 की घात कितना लिख सकते हैं इसको 1/2, ठीक है। अब 16 की घात 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब आप सभी जानते हैं। देखिए अगर 1/2 पावर है या 0.5 है तो वो किसके इक्वल होती है, रूट के इक्वल होती है। इसका मान कितना होता है, वर्गमूल होता है ये। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4। तो 4 क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको 4, तो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, भाई ये कह रहा है कोई धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये चक्रवृद्धि है। अगर चक्रवृद्धि नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो समझ जाना वो क्या है, साधारण ब्याज का केस है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का केस है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ये जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, ये सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, सिंपल इंटरेस्ट पर। अब अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का बेटा क्वेश्चन है तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में तो हर बार जो ब्याज होता है वो किस पर मिलता है, मूलधन पर। अब आप इस क्वेश्चन को समझिएगा कि कोई धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 हो गई, यानी कि ये 2400 रुपये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये 2400 रुपये मिश्रधन है। तो 3 साल में कितना मिश्रधन हो जाती है, तो आप कहेंगे सर 3 साल में 2400 रुपये मिश्रधन के रूप में हो जाती है, ठीक। और 4 साल में कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर 4 साल में जो मिश्रधन बन जाता है वो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे सर 2520। कहने का मतलब ये है कि मूलधन हमें पता ही नहीं है। मूलधन कोई पी था जो 3 साल में कितना 2400 हो जाता है, और वही पी 4 साल में कितना हो जाता है 2520 हो जाता है। तो आप ये जानते हैं कि साधारण ब्याज में हर बार मूलधन पर ब्याज मिलता है, हर बार क्या होता है, मूलधन पर ब्याज लगता है। तो ब्याज हर साल कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि गैप कितने का है।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गैप है 1 साल का। कितने साल का गैप है? 1 साल का। यानी कि 2400 रुपये की राशि 1 साल में कितनी हो गई? 2520। तो 1 साल का ब्याज तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2520 में से 2400 माइनस कर दीजिए। आप 2520 में से 2400 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 120। तो 120 बेटा क्या बना? ये ब्याज बना। कितने साल का ब्याज है? तो ये ब्याज है, और वो भी कितने साल का? तो आप कहेंगे सर 1 साल का। तो हमने 1 साल का क्या निकाल लिया? ब्याज निकाल लिया। और हमें निकालना क्या है? दर। तो आपको याद होगा हमने क्या बताया था कि दर निकालने के लिए केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। तो आपकी क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। तो देखिए 1 साल का ब्याज आ गया, मूलधन और निकालना है, तब तो दर निकलेगी। तो ये जो राशि था, ये जो मिश्रधन था, ये कितने साल का मिश्रधन है? तो आप कहेंगे सर ये 3 साल का मिश्रधन है। और मिश्रधन बनता कैसे है? तो आपको पता है मिश्रधन जो बनता है वो मूलधन प्लस ब्याज से बनता है। और ब्याज इसमें कितने साल का है? तो आप कहेंगे सर 3 साल का ब्याज इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये मिश्रधन 3 साल का है। तो अगर हम 3 साल का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर दें तो मूलधन आ जाएगा, और जब मूलधन आ जाएगा तो दर तो निकाल ही लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि 3 साल का ब्याज कितना होगा। 1 साल का ब्याज तो कितना है? 120 है। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 3 साल का ब्याज आ गया आपका 360 रुपये। अब 3 साल का ब्याज 360 रुपये है, तो अगर 360 हम किस में से माइनस कर दें? 2400 में से। देखिए समझिए, कोई धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का केस है, मतलब हम साधारण ब्याज का इसको मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 साल का ब्याज आपके पास आ गया, आप मिश्रधन में से यानी कि 2400 में से माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा? आपको मूलधन निकल आएगा, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो 2400 में से 360 माइनस करिए बेटा, तो आप कहेंगे सर 360 माइनस करेंगे तो 2000 कितना बचेगा? 40। 2040 में आप वापस से 360 जोड़िए तो 21 और 24 हो जाएगा। 2040 क्या हो गया? आपका मूलधन। अब हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो दर निकालने का तरीका क्या रहेगा? तो आप जानते हैं दर बराबर क्या होता है? 1 साल का ब्याज, तो आप कहेंगे सर 120। मूलधन कितना है? तो आप कहेंगे सर 2040 इंटू क्या कर देंगे? 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 3 बार कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। ये 300 बटे 51 आ रहा। देखिए ये कहीं से कहीं तक इसमें ऑप्शन में नहीं है आपके, हम आपको बता दे रहे हैं क्या रीज़न है उसका। 300 बटे 51 आ गया। ये 300 बटे 51 का मतलब आप इसमें भाग लगाएंगे तो दशमलव में वैल्यू जाएगी। देखिए आपने 4 से काटा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, यानी कि 51 आ गया। 300/51% इसका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में करेक्शन की ज़रूरत है। क्या करेक्शन की ज़रूरत है? यहाँ जो कोई धनराशि वार्षिक, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर होगी, क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर होगी, तब इसका आंसर जो आपके ऑप्शन है उसमें से आएगा। देखिए समझ लीजिए, क्वेश्चन में अगर मिसप्रिंट वहाँ जाता है तो आपको पता है या तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल नहीं होता है तो हमें चीज़ें पता होना चाहिए कि जब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है तो हम साधारण ब्याज का केस मान के करेंगे। केस मान के किया, हमारा आंसर कितना आ गया? 300 बटे 51%, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए हम सीधा आपको करा देते तो आपको बात समझ में नहीं आती कि क्यों चेंजेस करा रहे हैं, तो चेंजेस का रीज़न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने आंसर निकाल के इसलिए आपको बता दिया कि आंसर नहीं आ रहा है। आप साधारण ब्याज से करेंगे तो आपका आंसर 300 बटे 51%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो कोई धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से, कौन सी ब्याज की दर से? कोई धनराशि चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, तो यहाँ पर लगा लेना चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2520 हो जाती है। अब ये क्वेश्चन और इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? तो आपको पता है बेटा कि अगर 3 साल में कोई राशि कितनी हो रही है? 3 साल में कोई राशि कितनी हो रही है? तो आप कहेंगे सर 2400, और 4 साल में कितनी हो रही है? तो आप कहेंगे सर 2520 हो रही है। तो यहाँ पर आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में जो मिश्रधन होता है वो अगले साल का मूलधन होता है कि नहीं? तो देखिए ये तीसरे साल का जो मिश्रधन था, इतनी मतलब 3 साल में हो जाती है, तो ये चौथे साल का क्या होगा? मूलधन होगा। और 4 साल में मिश्रधन कितना बन गया? 2520। मतलब ये मूलधन का काम करेगा और ये मिश्रधन का यानी कि अमाउंट का काम करेगा।
तो आप 2400 पे कितना ब्याज मिला, तो आप कहेंगे सर 120 ब्याज मिला। तो दर कैसे निकालेंगे, 120 ब्याज मिला एक साल में, भाई समय तो अंतर तो कितना है, एक साल ही है ना बेटा। तो एक साल में कितना ब्याज मिला 120 किस पर, तो आप कहेंगे सर 2400 पर, इंटू क्या कर देंगे 100, 0 से 2 0 कैंसिल, 24 पंजे 120, यानी कि 5%। फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में करेक्शन की जरूरत थी, वो करेक्शन आपने किया। देखिए करेक्शन पहले भी करवा सकते थे, लेकिन रीज़न ये था कि आपको दोनों चीज़ें समझाना जरूरी था। अब आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई है। चलिए, तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी 5% है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो अब आपको पता है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो वर्क यानी कि कार्य की, आपको कार्य निकालना आना चाहिए, कैसे कार्य निकाला जाता है, और दूसरा इफ़िशियंसी मतलब क्षमता। दूसरी आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इफ़िशियंसी की। अगर आप इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं बेटा कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, वो उसकी इफ़िशियंसी कहलाती है। तो अगर आपने ये दो चीज़ें निकालनी तो क्वेश्चन आपका समाप्त, फिर क्वेश्चन में आपके लिए कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, बोल रहे हैं कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो हमने 8 दिन लिख लिए बेटा यहाँ पर उनके। ठीक, अब अगर बात की जाए कि बी और सी कितने दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है सी और ए, और सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सर ये भी 8 दिन में करते हैं। ठीक है, अब बोलें कि ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम काम निकालेंगे, वो काम कितना यूनिट है, और फिर हम ए बी और सी की एक साथ क्षमता कितनी है काम करने की, यानी कि एक साथ अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना यूनिट का काम करेंगे वो निकाल लेंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा फिर भाई, दिन निकल आएगा। क्षमता को यानी कार्य को हम क्षमता से भाग लगा देंगे तो दिन आ जाएंगे। तो देखिए 8 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। तो यहाँ से तो आपके पास क्या निकल आया, वर्क कि कार्य कितना है 24 यूनिट। अब ए और बी 8 दिन में 24 करते हैं, तो बताइए एक दिन में कितना करेंगे, तो आपने 8 से भाग लगा दिए 24 में, 3 यूनिट करेंगे। बी और सी 12 दिन में बेटा 24 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट। सी और ए 8 दिन में 24 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 3। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 2। सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर 3। अगर इन तीनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ए जो है वो 2 बार है, बी कितनी बार है 2 बार, सी कितनी बार 2 बार। तो यानी कि 2 हम कॉमन ले लें जोड़ने के बाद। तो जैसे ही आप इसको बेटा जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने भाग लगाया 2 से, तो 4 बार भाग गया। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना करेंगे, कितना काम करेंगे एक दिन में, तो आप कहेंगे से 4 यूनिट का काम करेंगे। मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। आपको करवाना कितना है 24, तो कितने दिन लेंगे, तो आप कहेंगे सर दिन निकालना काफ़ी आसान। दिन वो लेंगे, कार्य कितना 24 और क्षमता कितनी उनकी 4 से भाग दे दिया, यानी कि 6 दिन। तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 6 दिन में। यही आपका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 6, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि यदि 24 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत कितना है। 24 कुर्सियों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो हमने बोला कि 24 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 24 कुर्सियों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 30 कुर्सियों के
विक्रय मूल्य के बराबर है। यही तो स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला कि 24 कुर्सियाँ आप जितने रुपए में खरीदते हैं उतने में आप 30 कुर्सियाँ बेचते हैं, ठीक है। तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए आप क्या करिए, यहाँ से क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बनाइए, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बटे में क्या लाइए, विक्रय को लाइए। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 30 के बटे में कितना आ जाएगा 24। अब 6 से कट रहा है 4 बार और 6 से कट जाएगा कितना 5 बार। तो आपने देखा कि जो चीज़ आपने 5 की खरीदी थी उसको आप 4 में बेच रहे हैं। कितने की हानि हो रही है, तो 1 रुपये की हानि हो रही। तो हानि हमने देखा कितने की हुई, 1 रुपये की। हानि कितने की हुई, 1 रुपये की। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आप कहेंगे बेटा हानि प्रतिशत होगा सर हानि बटे क्रय मूल्य कितना 5 इंटू कितना, तो आप कहेंगे 100। 5 से ही कट जाएगा कितने बार, 20 बार। तो 20% की बेटा क्या हो रही है, हानि। तो इस प्रकार हम हानि निकाल सकते हैं। डाउन एरो का मतलब क्या है, लॉस को शो कर रहा है ये हानि को। किस ऑप्शन में दिया है आपको 20%, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।